हेलो बच्चों, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उसमें हम लोग देख चुके थे कि प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते, यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल एब्सेंट होते या प्रेजेंट होते, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इनको प्रोकैरियोटिक क्यों बोला जाता है और यूकैरियोटिक सेल क्यों बोला जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, है ना। कि जो प्लांट होगा और जो एनिमल सेल होगी, इन दोनों सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, पहले तो हम लोगों को माइंड में एक चीज बिठा लेनी है कि कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उनके अंदर जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो दोनों के अंदर क्या होगा, सेम। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेल है तो सेल के चारों तरफ क्या होगी, कवरिंग होगी। उस कवरिंग को क्या बोलेंगे अपन लोग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही प्लांट सेल में भी तो क्या होगी, चारों तरफ पहली कवरिंग क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन की, है ना। अब प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते, सेल वॉल भी बोल देते। क्या बोल देते, सेल वॉल। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे ये जो पहला टॉपिक है अपना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, देखो पहले हम लोग देखेंगे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो देखिए ये है एनिमल सेल, ठीक है। तो देखो सेल बोला तो हम लोग समझ जाएंगे कि सेल के चारों तरफ एक कवरिंग दिखाई देगी। ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या बोल देंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा, इस लिक्विड को क्या बोल देंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेल के अंदर एक तो लिक्विड होगा, उसको साइटोप्लाज्म बोल देंगे, और सेल के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ये जो दिखाई दे रहा, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस में बताया था, न्यूक्लियस कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। इसके चारों तरफ क्या होंगी, मेम्ब्रेन होगी, और वो मेम्ब्रेन कितनी लेयर से बना होगा, 2 लेयर से। तो इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोल देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं दिख रही, किसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की, तो इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप बोल देंगे। एनवेलप मतलब आवरण, लिफाफा। ठीक है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा रहेगा, इस लिक्विड को अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। अब इसी के अंदर बंद रहेगा डीएनए, है ना। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते न्यूक्लियोलस। अभी इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे सबको डिटेल में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो केवल डिफरेंस बताने के लिए हम लोगों ने डायग्राम वगैरह ड्रॉ किए। ठीक, तो क्या हो गया, देखो सेल के हमने सेल स्ट्रक्चर देखा था, सेल में कवरिंग देखते पहले। तो एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोल देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहेगा, उस लिक्विड को बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म, और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा, न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। और साथ ही साथ अब देखो न्यूक्लियर एनवेलप से कुछ स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 टाइप का पढ़ेंगे अपन लोग। ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो 2 टाइप का होगा। एक जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, ये जो हम लोग को छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, यही ग्रेन्यूल्स क्या है, राइबोसोम है। तो अगर मान लीजिए मार्कर को अपन समझ लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर हम लोग ने रेत चिपका दी, ठीक है। फिर इसको अभी टच करेंगे तो कैसा फील होगा, वो रफ टाइप का ना,
होगा कि नहीं होगा? तो जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या चिपका है? राइबोसोम। तो इस वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या बोला अपन ने? राइबोसोम बोला। किसके ऊपर अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, मतलब राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो कितने टाइप का हो जाएगा? 2 टाइप का, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया रफ, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। और इधर पे देखिए, इधर पे लिखा है SER। SER मतलब S से स्मूथ और ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब स्मूथ क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है। तो ये मार्कर है। अभी इसके ऊपर राइबोसोम अपन ने हटा दिए, जो रेल चिपकाई थी उसको रिमूव कर दिया। तो अब इसको अपन टच करेंगे तो कैसा फील होगा? रफ की स्मूथ? स्मूथ ना। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ जो एनिमल सेल होगी, एनिमल सेल में क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते, पढ़ेंगे अभी। साथ ही साथ इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता। इस सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल होता ये केवल और केवल देखने को मिलेगा अपन को किसमें? एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल होगा वो एब्सेंट रहता। ठीक है, तो बस यहीं पर याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर स्मूथ वो सेंट्रियोल क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट रहता। ठीक है, फिर क्या होगा? सेंट्रियोल हो गया, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एंजाइम बंद रहेंगे, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होंगे, इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हो, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों प्रेजेंट रहेंगे। मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। केवल प्लांट सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं रहेगा? सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? एनिमल सेल की। अब देखो हम लोग बात करें किसकी? प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के चारों तरफ हम लोगों को पहले एक कवरिंग दिखाई देगी, रिजिड कवरिंग। ये जो रिजिड कवरिंग है, इस रिजिड कवरिंग को हम लोग बोल देते सेल वॉल। क्या बोल देंगे? सेल वॉल। अब सेल वॉल का प्रेजेंट होना किसका कैरेक्टर होता? प्लांट्स का। एनिमल सेल में जो सेल वॉल होगी वो क्या होती? एब्सेंट होती। तो सेल वॉल केवल और केवल किस में देखने को मिलेगा अपन को? प्लांट सेल में। और सेंट्रियोल किस में देखने को मिल रहा था? एनिमल सेल में। सेंट्रियोल प्लांट में क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। और सेल वॉल किस में एब्सेंट रहेगा? एनिमल सेल में। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोगों को एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें क्लियर बताई नहीं है क्योंकि हम लोगों को पता है ना। तो सेल वॉल के भी अंदर एक और मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन को बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इस सेल वॉल के बीच बीच में हम लोगों को पोर्स दिखाई दे रहे, ये दिख रहा है ना। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते? प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब सेल वॉल में बीच बीच में क्या रहेंगे? छोटे छोटे पोर्स। उन पोर्स को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते। क्या बोल देंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होगा? तो हम लोग जब सेल वॉल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दो सेल के बीच में जंक्शन का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? जंक्शन का। मान लीजिए एक सेल ए है, एक सेल ए है। अब इन दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब इधर इस वाले सेल का कोई मटेरियल हम लोग को इस सेल के अंदर पहुंचाना है तो कहां से जाएगा? इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक, तो सेल वॉल में कुछ पोर्स हो गए, उन पोर्स को बोल देंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो यहां पर ग्रीन कलर से
कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे, स्ट्रक्चर है ना, इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड का। अभी हम लोग प्लास्टिड भी डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि प्लास्टिड 3 टाइप का होता, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपन ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड ही है। तो प्लास्टिड बोलो या क्लोरोप्लास्ट बोलो, ये केवल और केवल रहेगा किसमें? इन प्लांट्स, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, है ना। साथ ही साथ इसके अंदर देखो एक स्पेस दिखाई दे रहा, बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, ये इसको हम लोग बोलते वैक्यूल। क्या बोलेंगे? वैक्यूल, ठीक है। इस वैक्यूल को हम लोग, जो सही नाम होता है इसको सेंट्रल वैक्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? सेंट्रल वैक्यूल। और वैक्यूल का प्रेजेंट होना भी किसका कैरेक्टर है? प्लांट्स का। एनिमल सेल के अंदर हम लोगों को ना तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ना वैक्यूल देखने को मिलेगी और ना ही सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब ऑर्गेनेल हम लोगों को देखने को मिलेंगे किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल केवल और केवल किस में देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। एनिमल सेल में हम लोग को सेंट्रियोल देखने को मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी देखो, ये रहा गोल्जी बॉडी, प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किसमें प्रेजेंट है? प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। राइबोसोम भी किसमें रहेंगे? प्लांट में भी रहेंगे, एनिमल में भी रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को दोनों सेल का स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है। और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट रहता, ठीक है। तब इस डायग्राम की हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसको रब करके हम लोग दोनों के में कौन कौन से डिफरेंस है उनको लिख ले रहे हैं। वैसे एक आइडिया लग गया, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे, है ना। तो ये डायग्राम नोट कर लेना अपना, ठीक है बच्चों। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो देखा हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता, तो उसको हम लोग इधर पे नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो एक साइड लिख लेंगे अपन प्लांट सेल और एक साइड लिख लेंगे एनिमल सेल, ठीक है। तो देखो, पहले अपन यहां पर कुछ कंपोनेंट लिख ले रहे, जैसे सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहेगा? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, और एनिमल सेल में जो सेल वॉल रहेगा वो क्या होगा? एब्सेंट की प्रेजेंट? एब्सेंट होगा, है ना। और जो दूसरा है, दूसरा सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल। वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती थी? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? तो वैक्यूल का भी प्रेजेंट होना, सेंट्रल वैक्यूल का प्रेजेंट होना भी किसका कैरेक्टर है? प्लांट्स का। कुछ हम लोग प्रिमिटिव एनिमल्स भी देखेंगे, उनमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होगा वो क्या होगा? एब्सेंट। फिर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? तो जो सेंट्रियोल होगा वो प्रेजेंट रहेगा किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल होगा वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता, ठीक है। और क्या होगा? अब देखो, जो दूसरा हमने देखा था प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता था? प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट रहेगा, क्योंकि प्लास्टिड किस में हेल्प करता?
फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसी के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? प्लांट के एनिमल। प्लांट करते ना, तो प्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहेगा। बाकी जो चीजें हमने ऑब्जर्व की प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वो ज्यादातर कॉमन थी। मीन्स ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनल थे जो प्लांट सेल के अंदर थे वो एनिमल सेल के अंदर भी थे। तो जो मेन डिफरेंस था उन्हीं डिफरेंस को हम लोगों ने देख लिया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट रहेगी। वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती? प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट रहेगी। सेंट्रियोल भी किस में प्रेजेंट होगा? एनिमल में, और प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, ये याद रखना है हम लोगों को कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, देखो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों के सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है हम लोगों का जो हम लोग पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों ने देखा ना कि सेल के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल होते हैं, है ना। तो उन्हीं सेल ऑर्गेनल की हम लोग क्या करेंगे? स्टडी। तो पहले सब सेल ऑर्गेनल कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होगा, है ना। और सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस की एंट्री को अलाउ करेगा, मींस परमेबिलिटी वगैरह देखेंगे, डिफ्यूजन वगैरह देखेंगे, ठीक है, मूवमेंट वगैरह देखेंगे जो होता किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तभी अपना क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले तो हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा इसको हम लोग बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोडक्शन करवाएगा किसका? एनर्जी का। और हम लोगों के अंदर जो एनर्जी किस फॉर्म में बनती? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो जो एटीपी है वो कहां पर बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, अब इसको डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवरी की बात करें तो इसको देखो डिस्कवर किया था सबसे पहले कॉलिकर ने। किसने? कॉलिकर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? कॉलिकर। और जो टर्म है, टर्म समझते ना, जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था? टर्म गिवन बाय सी वेंडा। किसने दिया था? सी वेंडा ने। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक सी हिस्ट्री। किसको डिस्कवर किसने किया, इसका नॉमेनक्लेचर किसने किया? तो डिस्कवर किसने किया? कॉलिकर। और नाम किसने दिया? सी वेंडा ने। अब हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो देखो जब हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा। क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, है ना। मतलब इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी? डबल मेम्ब्रेन। कितनी होंगी? डबल, मतलब दो मेम्ब्रेन रहेंगी। इसी वजह से तो इसको क्या बोला था अपने? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक, तो एक मेम्ब्रेन है, एक बाहर साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हम लोगों को कैसी दिखाई दे रही? स्मूथ दिखाई दे रही कि रफ दिखाई दे रही? तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती? स्मूथ होगी। ठीक है, और दूसरा मेम्ब्रेन जो होगा वो इसके अंदर होगा, नीचे साइड। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल देंगे इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। ये जो दिख रहे कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कुछ बोल देते। क्या बोल देंगे? अभी देखेंगे। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगी कितनी लेयर? दो। एक बाहर साइड तो उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और दूसरा होगा अंदर साइड तो उसको क्या बोल देंगे? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? स्मूथ है। स्मूथ है ना, है ना। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या हुआ? जैसे हमने आउटर मेम्ब्रेन लिया, इसमें कुछ उंगली धसा दे अंदर साइड,
है ना, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते क्रस्टी। क्या बोलेंगे? क्रस्टी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रस्टी। ठीक है, तो क्रस्टी की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें क्या बन जाएंगी? कुछ इनफोल्डिंग्स आ जाएंगी, मीन्स कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएंगे। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी? रफ होगी ना, है ना। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते, है ना। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रस्टी। ठीक है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्शन है या इनफोल्डिंग्स है, उन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोल देंगे क्रस्टी। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हम लोग को एक स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस को हम लोग बोल देंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी मतलब चारों तरफ और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के, है ना। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या रहेगा? स्पेस। उस स्पेस को क्या बोल देंगे? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब देखो इनर मेम्ब्रेन में ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको क्रस्टी बोलते हैं। अब इन्हीं क्रस्टी के ऊपर कई सारे छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। अब इन्हीं टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते F1 पार्टिकल। अब पूरे में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट सब में रहेंगे, है ना। तो ये जो छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे? F1 पार्टिकल, या इन्हीं का दूसरा नाम होता ऑक्सीसोम। क्या होगा? ऑक्सीसोम। अब इस F1 पार्टिकल का काम क्या है? ये जो F1 पार्टिकल है ना, ये इसके पास एक एंजाइम होता। क्या होगा? एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता एटीपी सिंथेटेज। क्या होगा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम से कुछ समझ में आया? मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो सिंथेसिस करवाएगा किसकी? एटीपी की। किसकी? एटीपी की। इसी वजह से तो हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। तो यहां पर जो पावर एनर्जी प्रोडक्शन है वो कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी F1 पार्टिकल में। ठीक है, तो जो F1 पार्टिकल का जो हेड होगा, ये यही दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। जैसे ये बना लें बाहर निकाल के, तो ये क्या हो गया? हेड हो गया F1 पार्टिकल का। तो जो हेड होगा F1 पार्टिकल का, एक कंटेन किए रहेगा, कंटेन एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, और देखो जिस भी नाम के पीछे हमने एज लगा दिया तो एज हो जाता एंजाइम के लिए। कौन सा एंजाइम है? तो ये क्या करवाएगा? ये जो एंजाइम है करवाएगा सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? एडिनोसिन और ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर एनर्जी। जो एटीपी है ना, यही क्या है? सेलुलर एनर्जी। मींस हम लोगों के अंदर जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, बनाएगा कौन? तो एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। कहां पर प्रेजेंट होता? F1 पार्टिकल में। ठीक है, अब देखो
ये जो स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कैविटी बन गई, इसी कैविटी को या इसी स्पेस को हम लोग बोल देंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा? ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कंटेन किए रहेगा कुछ एंजाइम्स। क्या कंटेन किए रहेगा? कुछ। ठीक है, तो क्या रहेगा? मैट्रिक्स कंटेन किए रहेगा कुछ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? वो एंजाइम जिनकी रिक्वायरमेंट होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन समझते हैं? देखो, जब हम लोग 10th में पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखो ग्लूकोज खाएंगे। क्या खाते हैं? पहले हम लोग क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट, है ना। व्हीट खाएंगे तो व्हीट से हम लोगों को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे, करके क्या ऑब्टेन करेंगे? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसका करवाएंगे ऑक्सीडेशन, मींस इसका ब्रेकडाउन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो ग्लूकोज होगा ये जाकर के किस में ब्रेक हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को हम लोग क्रेब्स साइकिल की हेल्प से, कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल की हेल्प से यहां पर बनाएंगे हम लोग 38 ATP। क्या बनाएंगे? 38 ATP। और साथ में हम लोग का CO2 वगैरह रिलीज होगा। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज से हम लोग को क्या बनानी है? एनर्जी बनानी। मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर, है ना। और मैट्रिक्स बोलते किसको है? तो इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड ये जो एरिया है जहां पर एक लिक्विड भरा रहेगा जेली लाइक, ठीक है, इसी स्पेस को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ठीक, तो कंटेन के रहेगा क्या? कंटेन एंजाइम। कौन से एंजाइम? रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? हम लोग जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाएंगे ना, तो उसके लिए जो भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो सब एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साथ ही साथ मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? डीएनए भी रहेगा। हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का, है ना, क्या होगा? डीएनए होगा, है ना। डीएनए को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या होगा इसका? इसके पास मैट्रिक्स में एक तो एंजाइम्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी रेस्पिरेशन में, और साथ ही साथ क्या होगा? डीएनए होगा। और साथ ही साथ मैट्रिक्स में हम लोगों को आरएनए भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आरएनए। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे राइबोसोम। अभी हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे। 2 टाइप का राइबोसोम होता, ठीक है। जब हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखा था तो वहां पर भी बात करी थी कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S भी और 80S। तो जो 70S राइबोसोम होगा वो प्रेजेंट रहेगा कहां पर? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पास क्या क्या है? डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम है। मतलब ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता, अपना नंबर क्या कर सकता? डबल कर सकता अपने आप से। ठीक है, मीन्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसको हम लोग बोल देंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल।
क्या बोल देंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसा है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये अपना नंबर डबल कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर इसमें पूछा जाएगा फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी कब बनेगी? जब हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे क्या निकलेगा? एनर्जी, ठीक। तो मतलब ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो सब कहां पर होंगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कैसे? तो हमने बताया कि ये क्या है? एक साइट है। साइट समझते? एक प्लेस है किसके लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए या एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां पर करवाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फंक्शन में क्या लिख लेंगे? फंक्शन में इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से इसको क्या बोल देंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा सेल ऑर्गेनेल जो होगा प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इतना नोट कर लीजिए।